हेलो बच्चों, दिस इज साकिब रजा, योर केमिस्ट्री मेंटोर। बच्चों, डेली प्रैक्टिस ही नीट में सिलेक्शन की गारंटी है। इसीलिए हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक सेशन लेके आए हैं जो पर डे हर दिन आपको अवेलेबल हो जाएगा और इन क्वेश्चन के थ्रू आप बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट भी सीखोगे जो कि नीट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक बात है। चलिए, अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जीओसी का पहला क्वेश्चन है और कह रहा है इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स। कह रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है। तो हम लोग यहां पर जान ले, यहां पर दो शब्द लिखे गए हैं। एक है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और एक है डीलोकलाइजेशन। ध्यान देना, दो हमारे पास यहां पर वर्ड हैं, एक है डिस्प्लेसमेंट और एक है डीलोकलाइजेशन। बेटा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, उसे बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है उसे हम लोग बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। अब मुद्दा यह आता है कि सर डिस्प्लेसमेंट कहां होता है, डीलोकलाइजेशन क्या होता है? देखो बेटा, याद करने वाली बात है, कॉपी पेन लेके बैठो। कहने को तो ये क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट भरपूर बताएंगे। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट में। याद करो, डिस्प्लेसमेंट कहां होता है? इंडक्टिव इफेक्ट में। डीलोकलाइजेशन कहां होता है? रेजोनेंस में होता है या हाइपर कॉन्जुगेशन में होता है। फिर मेरी बात समझिएगा, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे होगा? कार्बन की एक चेन होगी, उसमें कोई भी हम एक ग्रुप लगा देते हैं। अगर ये ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, क्लियर नहीं क्लियर? इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप लग गया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ पुश कर देगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कुल मिलाकर अगर पूछा जाए इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। किसका होता है ये इंपॉर्टेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन का होता है या सिग्मा इलेक्ट्रॉन का होता है? तो बेटा कंफर्म बात याद रख लीजिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। किसका होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक बात है। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स, डीलोकलाइजेशन होगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट होगा, बिल्कुल होगा। किसका होगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का होगा, बिल्कुल सही। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान देना, इंडक्टिव इफेक्ट के रिगार्डिंग क्या क्या स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट हो सकते हैं। तो दो तीन बातें जल्दी जल्दी समझ लीजिएगा इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा, फिर इसके बाद ऑप्शंस पढ़ते हैं। हमारे पास अगर कोई कार्बन चेन होती है तो ये हमने यहां पर लगा दिया कोई एक ग्रुप। हम मान लेते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से ज्यादा है। इसका मतलब ये होगा ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, एरो पे ध्यान दीजिएगा। ध्यान दे रहे नहीं दे रहे? जितना हम डिस्टेंस बढ़ते, ग्रुप से जितनी दूर जा रहे हैं, डिस्टेंस जितनी दूर बढ़ रही है उतना क्या हो रहा है? जितनी डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है उतना ही इफेक्ट जो है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, कमजोर होता चला जा रहा है। बात समझ में आ गई? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है समझ में आ रहा है? बोल के बताओ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ किसका? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। जितना डिस्टेंस बढ़ेगी उतना क्या होगा हमारे पास? जो इफेक्ट होगा वो कमजोर होता चला जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ कार्बन चेन एंड डेवलप पार्शियल चार्ज ऑन एटम। बिल्कुल सही बात है बेटा, डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है ना। अब देखा ना, जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे स्लाइटली नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि पार्शियल चार्ज तो डेवलप ही होगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है कंप्लीट ट्रांसफर। ना रे ना रे ना, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा। अगर कंप्लीट ट्रांसफर लिख दिया दैट मींस वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डीलोकलाइजेशन है, जो कि कहां होता है? रेजोनेंस में होता है। क्लियर नहीं क्लियर? अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है इंडक्टिव इफेक्ट इंप्लाइज ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर। ये भी नहीं होगा भाई साहब। अगर ट्रांसफर ही हो जाए
तो फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा तो फिर वो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं रहेगा। आखिरी ऑप्शन पढ़ते हैं, कह रहा है आई इफेक्ट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग इन द डिस्टेंस। गलत बात, बिल्कुल गलत बात, सरासर गलत है। डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतना इफेक्ट कम होगा। दैट मींस करेक्ट ऑप्शन हमको जो मिला वो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए बेटा, आप लोगों ने देखना स्टार्ट कर दिया होगा, तो यहां पर दो बातें तीन बातें जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। बेटा यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे, और क्वेश्चन का मतलब सिर्फ ये नहीं टिक कर देंगे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बताएंगे, जैसे कि अभी दो क्वेश्चन ने बताया हमने आपको। क्लियर है नहीं क्लियर है? ठीक बात है, क्योंकि अभी तक आप लोग सिलेबस तो लगभग कंप्लीट कर चुके होंगे, एक बार दो बार तीन बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए हम क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं। सब लोग जो है वन शॉट या फिर रिवीजन की सीरीज लेके आए हैं, हम क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं। हम सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे, टॉपिक वाइज सिखाएंगे, क्वेश्चन के साथ सिखाएंगे। यहां पर आपको इंडक्टिव इफेक्ट का टॉपिक चल रहा है, और ध्यान दीजिएगा सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात हो रही है, अभी इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात नहीं हो रही है। जब एप्लीकेशंस कराएंगे तो उसमें और ढेर सारे क्वेश्चन होंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव के बारे में पढ़िए और उसके क्वेश्चन लगाइए, और इसके जस्ट बाद ये पूरा कराने के बाद हम पीवाईक्यू भी कराएंगे, नीट के भी कराएंगे और जेई के भी कराएंगे, ताकि सारे क्वेश्चन के थ्रू सारे वो कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इनकरेक्ट डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट में दो तरीके के ग्रुप होते हैं। एक होता है हमारे पास माइनस आई वाले ग्रुप, एक होते हैं हमारे पास प्लस आई वाले ग्रुप। बेटा जो माइनस आई वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, और जो प्लस आई वाले होते हैं वो देनदाता टाइप के होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को सिस्टम को देते हैं। इतनी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? अब यहां से दो तीन बातें ध्यान रखिएगा। आपको एक सीरीज है जो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, उसकी बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक हमने बना रखी है, वो ध्यान दीजिएगा। वो आपको मिल जाएगी, प्लस आई और माइनस आई दोनों की मिल जाएगी, आप लोग जाके एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, यहां पे हम बताते हैं। जैसे हमारे पास प्लस आई में जो CH3 वाले जितने भी ग्रुप होते हैं वो सब प्लस आई वाले होते हैं, मतलब ये सिस्टम में इलेक्ट्रॉन देंगे। माइनस आई में कौन होता है? माइनस आई में CHO हो जाएगा, COOH हो जाएगा, मतलब एल्डिहाइड भी हो जाएगा, कि हमारे पास एसिड भी हो जाएगा, हमारे पास C डबल बॉन्ड O मतलब कीटोन भी हो जाएगा। ठीक है, पूरी सीरीज नहीं है लेकिन हम आपको बात बता रहे हैं। पूरी सीरीज के लिए एक अलग से वीडियो है बेटा, उसे याद करिएगा। ठीक बात है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो माइनस आई वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे, देंगे, खींचेंगे, विड्रॉ करेंगे, विड्रॉ करेंगे, और जो प्लस आई वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा? सिस्टम में इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, प्लस आई में CH3 के साथ साथ अगर यहां पर माइनस वाला कोई ग्रुप मिल जाता है, जैसे COO माइनस हो जाए या O माइनस आ जाए, तो ये भी हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि जो हमारे पास माइनस आई वाला होगा वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेगा, और जो हमारे पास प्लस आई वाला होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो जरा आप CH3 को देखिए बेटा, CH3 कैसा ग्रुप है? प्लस आई वाला, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ये करेक्ट है। ठीक बात है। अच्छा, हमसे पूछा क्या है? ये ध्यान रखना, हमसे इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, यहां पे कौन सा ग्रुप लगा है? COH कौन सा होता है बेटा? माइनस आई, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर रहा है, मतलब ये भी करेक्ट है। ठीक है, यहां पे आ जाइए, ये हमारे पास क्या है? COO माइनस। बेटा COO माइनस कौन सा ग्रुप है? प्लस आई वाला ग्रुप है, और प्लस आई इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी मतलब करेक्ट है। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगला पढ़ते हैं, लास्ट ऑप्शन। ये हमारे पास कौन सा है? कीटोन। भाई साहब, कीटोन तो माइनस आई है, और माइनस आई है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहिए, इन्होंने तो गलत डायरेक्शन दिखा दी। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट होने के बावजूद ये करेक्ट है। हमसे इनकरेक्ट ही तो पूछा था, है ना? चलिए बेटा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत बहुत खरामा खरामा पढ़ेंगे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। देखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल ग्रुप हैज द मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट। भाई साहब प्लस आई इफेक्ट के बारे में आपको हम बता ही चुके हैं। एक तो हमारे पास जो CH3 ग्रुप वाले होते हैं, पूरा एल्किल ग्रुप जो हमारे पास होता है वो प्लस आई शो करता है, ठीक है। या जिसपे नेगेटिव आ जाए, जिसके पास नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो डोनेट करेगा, तो जैसे O माइनस हो गया CO माइनस हो गया। अच्छा इसमें एक चीज और है, जिसके पास जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना ज्यादा वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर कोई CH3 CH2 टाइप का मतलब प्राइमरी कोई कार्बन है, दूसरा हमारे पास CH3 का होल ट्वाइस CH टाइप मतलब सेकेंडरी है, तीसरा हमारे पास CH3 का होल थ्राइस C अगर आ जाए मतलब टर्शरी है, तो इन तीनों में अगर कंपेयर करेंगे तो टर्शरी वाले के पास ज्यादा कार्बन होंगे, इसका मतलब टर्शरी का प्लस आई सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी का, उससे कम प्राइमरी का। अब इन चारों ऑप्शन को देखो, ये तो बेचारा एकलौता एक कार्बन वाला, इसे हटा ही दो, टर्शरी ढूंढ लो, टर्शरी हमें लगता है सेकंड पे मिल जाएगा आपको, तो इसका मतलब सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा बहुत ही शानदार टाइप का क्वेश्चन, बहुत शानदार है बेटा, सीरीज का क्वेश्चन है। आपके पास एक सीरीज है माइनस आई की, ठीक है ना, जो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर है पावर की, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है डिक्रीजिंग माइनस आई इफेक्ट गिवन ग्रुप। डिक्रीजिंग जो है माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ठीक बात है, उसे बेटा आप लोग याद करिएगा या मेरे चैनल पे जाइएगा, आपको वो एक सीरीज शॉर्ट ट्रिक हमने बना रखी है, बहुत शानदार ट्रिक है। हमारे पास पूरा एक जो है इंडक्टिव इफेक्ट का एक जो पूरा लेक्चर अपलोड है, उसमें भी वो ट्रिक हमने बता रखी है, जरूर एक बार बेटा उसे एक्सप्लोर करेंगे, जरूर देखेंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? आइए यहां पे देखते हैं। तो आपको याद होगी, नहीं याद होगी तो आप याद कर लेना, नहीं याद कर पाना तो हम तो बताए दे रहे हैं, एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है, इतना जरूर याद करना जितना हम बताए दे रहे हैं। यहां पे जो बता रहे कम से कम वो जरूर याद कर लेना, वही एग्जाम में आ जाएगा। ध्यान देखना, वो NF3 वो NH3 वाला वो एग्जाम में आता नहीं है यार, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ भौकाल मारने की बातें होती हैं। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में एल्डिहाइड, कीटोन, NO2 NH2 यही दे रखा है, OH और ईथर दे रखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है ना। तो अगर इन सब में सबसे ज्यादा देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास होता है वो NO2 की पावर होती है, माइनस आई होता है। NO2 के बाद जो हमारे पास इसमें दिख रहा है वो CN होता है, CN के बाद जो है हमारे पास Cl होगा और NH2 जो है सबसे लास्ट में आता है। इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन तय कर लीजिए। NO2 सेकंड हो गया तो सेकंड पहले नंबर पे आ जाएगा, सेकंड हो गया, फिर उसके बाद कौन हो गया CN फर्स्ट हो गया, फिर उसके बाद Cl फोर्थ हो गया, उसके बाद हमारे पास कौन है, उसके बाद NH2 है, NH2 कौन से नंबर पे है, थर्ड नंबर पर है। सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, आई थिंक फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलिए बेटा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगेन वही क्वेश्चन, उसी सीरीज से क्वेश्चन है, कह रहा है विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे ज्यादा जो हमारे पास होगा, सबसे ज्यादा जो होता है बेटा वो हमारे पास हैलोजन होगा, और हैलोजन में F दे रखा है, फ्लोराइड रख लेंगे। उसके बाद कौन सा हो जाएगा बेटा, हमारे पास ईथर होता है, और लास्ट में कौन होता है बेटा, NH2 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन आप लोग सेट कर लेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? अगेन हम कह रहे हैं आपको एक बहुत शानदार ट्रिक अलग से हम बना के दे देंगे, चलो कल बना के दे देंगे, शॉर्ट्स में देख लेना, ठीक है ना, शॉर्ट्स में आपको दे देंगे एक ट्रिक। क्लियर है? उसको याद कर लेना, ये सारे क्वेश्चन तो आए हुए ही निकल जाएंगे, इनमें लोड लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या है, आइए। कह रहा है अगेन एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा ऑप्शन में पूछा क्या है, ध्यान देना, एक होता है कार्बोकटायन, एक होता है कार्बो एनायन। बात समझना, ध्यान समझना, एक होता है कार्बोकटायन और एक होता है कार्बो एनायन, ठीक बात है।
इन दोनों को ही, चाहे कार्बोकटायन हो चाहे कार्बो एनायन हो, इन दोनों को ही अपने सिर पर जो ये बोझ है, जो चार्ज रूपी बोझ है, वो बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल गवारा नहीं है। दोनों ये चाहते हैं कि इसका चार्ज भी हट जाए, इसका चार्ज भी हट जाए। जो इसके चार्ज को कम करेगा वो इन दोनों को स्टेबल करेगा, और जो इन दोनों के चार्ज को बढ़ाएगा वो उसे डीस्टेबलाइज करेगा। बात समझ में आ रही है? अब कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव कम होगा, इसका मतलब वो स्टेबलाइज करेगा। कौन इलेक्ट्रॉन देता है? प्लस आई वाला। बहुत बढ़िया, शाबाश, मन में बोलते रहो। कार्बो एनायन में माइनस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का भंडार है, ये कम करना चाहेगा। कम कौन करेगा? माइनस आई वाला कहेगा खींच लेंगे हम, आंदे। यहां पर ये माइनस आई वाला क्या करेगा? कहेगा तुम अपने इलेक्ट्रॉन को हमें दे दो, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना, प्लस आई वाला कार्बोकटायन को स्टेबलाइज करेगा, और माइनस आई जो है वो कार्बो एनायन को स्टेबलाइज करेगा। रटने के लिए, याद करने के लिए एक ऐसा याद कर लो, प्लस प्लस वाले को स्टेबलाइज करेगा, माइनस माइनस वाले को स्टेबलाइज करेगा, ठीक। लेकिन एक तीसरा भी तो है, कौन? फ्री रेडिकल। बहुत बढ़िया, ये हमारे पास फ्री रेडिकल है। अब बताओ फ्री रेडिकल का मतलब क्या हुआ? जाहिर सी बात है, इसका भी तो एक इलेक्ट्रॉन कम ही हुआ ना, इसको भी तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है? भाई साहब प्लस आई वाला दे सकता है। तो ध्यान देना, प्लस आई वाला किसको स्टेबलाइज करेगा? कार्बोकटायन को भी करेगा, फ्री रेडिकल को भी करेगा। लेकिन कार्बो एनायन को कौन स्टेबलाइज करेगा? माइनस आई वाला, ठीक है। अब ध्यान रखना, चार्ज मिला लेना, ठीक है। अब अगर कहीं सवाल बदल के आ जाए, कहे कार्बोकटायन को कौन डिस्टेबलाइज करेगा, तो प्लस को माइनस वाला, माइनस को प्लस वाला। बच्चा समझ में आ गई? हमसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कह रहा है प्लस आई ग्रुप स्टेबलाइजेस द कार्बोकटायन, मतलब प्लस वाला प्लस को स्टेबलाइज करेगा, बिल्कुल सही बात। अगला क्वेश्चन, प्लस आई ग्रुप स्टेबलाइज द कार्बन फ्री रेडिकल, बिल्कुल सही बात, अभी पढ़ा हुआ है। माइनस आई वाला क्या करेगा? माइनस आई स्टेबलाइजेस द कार्बो एनायन, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब ये तीनों ही ऑप्शन सही है, इसका मतलब ये चौथा ऑप्शन सही हुआ। ठीक बात है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, एक और बड़ा शानदार क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। करे विच ऑफ दीज ग्रुप हैज प्लस आई इफेक्ट। जाहिर सी बात है, हमारे पास अगर कोई CH3 ग्रुप आ जाए प्लस आई होगा, या किसी पर नेगेटिव आ जाए, बार बार बोल रहे हैं, ये भी प्लस आई होगा। लेकिन अगर इस डबल बॉन्ड को देखो, इस ट्रिपल बॉन्ड को देखो, तो डॉक्टर साहब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, मतलब परसेंटेज s करेक्टर बढ़ रहा है। कॉन्सेप्ट लिखना, परसेंट s करेक्टर बढ़ रहा है। परसेंट s करेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो ये माइनस आई शो करना शुरू कर देगा। तो ये दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड माइनस आई शो करते हैं, और ये हमारे पास CH3 प्लस आई शो करता है। बतिया समझ में आई? बहुत बढ़िया। भाई साहब कमेंट जरूर करना, कमेंट देखते ही कलेजा बढ़ जाता है, कार्डियोमेगैली हो जाती है। मतलब समझ रहे होगे आप लोग, अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, कार्डियोमेगैली समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। देखा, इंडक्टिव इफेक्ट का जितना कॉन्सेप्ट था वो हमने पढ़ लिया, एप्लीकेशंस नहीं पढ़े। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, कार्बो एनायन, ये सब अभी नहीं पढ़ा। पहले सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा हम लोगों ने? सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया। क्लियर है नहीं क्लियर है? आइए रेजोनेंस की बात करते हैं। थोड़ी देर पहले ही हम बात कर चुके हैं। रेजोनेंस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन या डिस्प्लेसमेंट। शाबाश, आपने मन में बोला डीलोकलाइजेशन ही होता है। लेकिन मुद्दे वाली बात यह है कि किसका डीलोकलाइजेशन होता है, पाई का या सिग्मा का? तो बेटा यहां पर पाई का डीलोकलाइजेशन होता है। ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस में पाई का डीलोकलाइजेशन होता है।
क्या सर जहां जहां पाई होगा सब डीलोकलाइज कर जाएगा? नहीं, अगर ये पाई कांजुगेशन में होगा, किसके साथ? किसी और पाई के साथ। अब सर ये कांजुगेशन क्या है, जरा थोड़ा खुल के समझाइए। तो बेटा खुल के समझो, कांजुगेशन का मतलब इज नथिंग बट 1 और 3 पोजीशन। मतलब अगर ये वाला पाई 1 नंबर पे है और ये वाला पाई 3 नंबर पे है तो ये कांजुगेशन हो जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ आना चाहिए भाई साहब। वो कुछ क्या होगा? वो कुछ होना चाहिए सिग्मा, सिंगल बॉन्ड। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अगर ये कांजुगेशन बन रहा है, इसका मतलब वो हमारे पास क्या कहलाएगा? रेजोनेंस कहलाएगा। सर और कहीं पे रेजोनेंस हो सकता है या और कहीं कांजुगेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर पाई का कांजुगेशन पॉजिटिव के साथ, अगेन बीच में सिग्मा आना चाहिए। पाई का कांजुगेशन नेगेटिव के साथ, अगेन बीच में सिग्मा आना चाहिए। सिग्मा बीच में आना चाहिए भाई साहब। एक सिग्मा है तो कांजुगेशन होगा, ध्यान दीजिएगा। पाई के साथ में लोन पेयर हो तब भी हमारे पास कांजुगेशन बनेगा। अगर हमारे पास पाई के साथ में जो है फ्री रेडिकल हो तब भी हमारे पास कांजुगेशन बनेगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो यहां पर किसका डीलोकलाइजेशन हो रहा है? पाई का। किसके साथ? दूसरे पाई के साथ। पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई हमारे पास लोन पेयर और पाई हमारे पास क्या हो गया? फ्री रेडिकल। क्लियर है नहीं क्लियर? कांजुगेशन का मतलब समझ में आ रहा है? बीच में एक सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है नहीं क्लियर है? कुछ और स्पेशल केस होते हैं, ध्यान देना। यहां पर अगर हमारे पास लोन पेयर है, बीच में सिग्मा और फिर पॉजिटिव आ जाए, यहां पर भी हमारे पास रेजोनेंस होता है, डीलोकलाइजेशन हो जाता है। किसका? इस लोन पेयर का। या फिर हमारे पास नेगेटिव सिग्मा और पॉजिटिव हो जाए, यहां पर भी क्या होता है? डीलोकलाइजेशन हो जाता है। किसका? इस नेगेटिव चार्ज का। ध्यान दीजिएगा, ये भी हमारे पास रेजोनेंस की कैटेगरी में आती। थोड़ी सी बात को और बढ़ा देते हैं ताकि आपको चीजें और समझ में आ जाए। जैसे हमने कहा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये दिख रहा है। पूछा जाए क्या इसमें कांजुगेशन प्रेजेंट है, मतलब रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो आप कहना पाई है तो चेक तो करना बनता है। अब पाई दूसरे पाई या दूसरे पॉजिटिव या दूसरे नेगेटिव या दूसरा लोन पेयर या दूसरा फ्री रेडिकल के साथ कांजुगेशन में होना चाहिए। कांजुगेशन के लिए बीच में एक सिग्मा आना चाहिए, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, हमने गिनना शुरू किया, हमने कहा पाई फिर सिग्मा फिर पाई, देखा ये 1 पे है ये 3 पे है, कांजुगेशन बन गया, मतलब इसमें रेजोनेंस है। और अगर कहीं कंडीशन ये बन जाए, ध्यान देते रहना बेटा, बिल्कुल ध्यान देते रहना। अगर ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। सावधानी अगर हट गई तो दुर्घटना घट गई बेटा। ध्यान दीजिएगा, ये CH डबल बॉन्ड यहां पर आ गया। क्लियर है नहीं क्लियर है? बीच में बॉन्ड जो है इसमें 2 हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमको जो कॉन्सेप्ट बताना है वो यहां पर बताने दीजिए। यहां पर भी 2 जगह पाई हैं। क्या सर ये कांजुगेशन में है? चलो चेक करते हैं। ये हो गया पाई, ये हो गया सिग्मा, फिर सिग्मा। अगर 2 सिग्मा बीच में आ जाए, फौरन के फौरन कांजुगेशन ब्रेक हो जाता है, और जहां कांजुगेशन नहीं वहां रेजोनेंस नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक बात है, रिवाइज करके फिर एक बार समझ लेना। हम ऑप्शंस पढ़ते हैं बेटा। कह रहा है रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, इन्वॉल्व मतलब क्या होता है? तो डीलोकलाइजेशन होता है, बिल्कुल सही। पाई इलेक्ट्रॉन अलोंग आ कांजुगेट सिस्टम, बिल्कुल सही बात उसने बोली। फिर अगला पॉइंट है, कह रहा है डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, बिल्कुल होता है अलोंग अ कांजुगेट सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज अलोंग अ कांजुगेशन, मतलब तीनों बात सही है। देखो पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, लोन पेयर का हो रहा है, नेगेटिव का हो रहा है, मतलब ये तो 4th ऑप्शन सही होगा। चमका नहीं चमका भाई साहब? भाई साहब चमका कि नहीं चमका? जरा ऑप्शन उसमें जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो कि चमका या नहीं चमका। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। करेक्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल डू नॉट हैव,
कह रहे दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं वो आपस में क्या नहीं रख सकते, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास CH2 ले लेते हैं, पॉजिटिव में ले लें, और CH डबल बॉन्ड CH2 ले लें, ठीक बात है। पूछा जाए रेजोनेंस होगा, आप कहोगे पाई है तो चेक कर लेते हैं, पाई हो, लोन पेयर हो, नेगेटिव हो, चेक कर लिया करो। क्या वही कहीं कॉन्जुगेशन में आ रहा है? इधर से स्टार्ट कर लो। अबे जरूरी नहीं कि राइट से स्टार्ट करो, जिधर से पाई मिले उधर से स्टार्ट कर लो। पाई सिग्मा पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। अब इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं, CH डबल बॉन्ड CH और CH2 पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से धैर्य से समझ लेना। अगर हमारे पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो सबसे पहले बात ध्यान दीजिएगा, सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम, एटॉमिक अरेंजमेंट सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। कैसे देखना बेटा, यहां पर CH2 फिर CH फिर CH2, यहां पर भी CH2 CH फिर CH2, कोई भी एटॉमिक अरेंजमेंट, कोई भी एक भी एटम इधर से उधर नहीं गया है। दैट मींस इसका मतलब कि एटॉमिक अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, वेरी सेम होना चाहिए। दूसरी बात, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है भले ही उसकी पोजीशन अलग अलग हो, इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, जितना भी लोन पेयर है उतना सेम होना चाहिए, ठीक बात है। और तीसरी बात, इनकी जो एनर्जीज होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। तीन बातें बहुत अच्छे तरीके से याद कर लो। और पहला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एटॉमिक अरेंजमेंट जो होता है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। तीनों पॉइंट याद करो, एटॉमिक अरेंजमेंट सेम होना चाहिए, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम होना चाहिए, और जो हमारे पास एनर्जी है वो क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। अच्छा, तो सर इसमें डिफरेंट क्या हो जाएगा? सर इसमें डिफरेंट बॉन्डिंग हो जाएगी। देखना, यहां पर डबल बॉन्ड, पहले वाले में डबल बॉन्ड यहां पर है, दूसरे वाले में डबल बॉन्ड यहां पर है। मतलब क्या हुआ, दोनों में बॉन्डिंग चेंज हो रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो बॉन्डिंग तो चेंज हो सकती है लेकिन एटम चेंज नहीं होगा। आइए ऑप्शंस पढ़ते हैं। कह रहा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल डू नॉट हैव आइडेंटिकल बॉन्डिंग। बिल्कुल सही, आइडेंटिकल बॉन्डिंग नहीं होगी। आइडेंटिकल बॉन्डिंग क्या होगी बेटा, चेंज हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो फिर से समझिएगा। दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास क्या कह रहा है, आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम, ये तो बिल्कुल सही बात है। द सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी बिल्कुल सही बात है। नियरली द सेम एनर्जी कंटेंट, ये तीनों हमारे पास क्या है बेटा, करेक्ट है। और ये वाला क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है ना, इनकरेक्ट है। और हमसे पूछा डू नॉट हैव, मतलब इनकरेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, फर्स्ट वाला। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आइए 11th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल। भाई डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन वही होगा जहां कॉन्जुगेशन होगा, और जहां कॉन्जुगेशन होगा वहीं रेजोनेंस होगा। अब कॉन्जुगेशन कहां पे होगा, बीच में क्या आना चाहिए, एक सिग्मा। दो, याद रखना, दो सिग्मा आए कॉन्जुगेशन ब्रेक, कॉन्जुगेशन ब्रेक रेजोनेंस नहीं होगा, और रेजोनेंस नहीं होगा तो डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। आइए चेक करते हैं। पहला पाई सिग्मा फिर सिग्मा, दो सिग्मा आ गए, कॉन्जुगेशन ब्रेक, कॉन्जुगेशन ब्रेक, इसका मतलब रेजोनेंस नहीं, रेजोनेंस नहीं मतलब इसका मतलब डीलोकलाइजेशन नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगला आइए, पाई सिग्मा फिर पाई, इसका मतलब बीच में एक सिग्मा पड़ रहा है, इसका मतलब इसमें कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस है, रेजोनेंस है तो डीलोकलाइजेशन है, मतलब यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही धीरे धीरे बेटा? ये दो ऑप्शन अपने आप चेक करिएगा, ये ऑप्शन तो अभी आपको एग्जाम्पल में हमने कराया अभी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है डॉक्टर साहब, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो रेजोनेंस। भाई साहब वही पुरानी कहानी, रेजोनेंस वही शो करेगा जो पाई के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, है ना। अब कॉन्जुगेशन हमको चेक करना है, सिंपल सी बात, अगर कॉन्जुगेशन बन रहा है तो रेजोनेंस होगा, नहीं बन रहा है तो रेजोनेंस नहीं होगा, सिंपल सीधी सी बात। क्लियर है नहीं क्लियर है? आइए चेक करते हैं।
पहले वाले को हमने पाई से स्टार्ट किया, ये पाई फिर सिग्मा, 2 सिग्मा आ गए, कॉन्जुगेशन ब्रेक। यहां पे आ जाइए बेटा, इस पे लोन पेयर उसने बना के नहीं दिया, बना लीजिए। यहां से शुरू करिए, पाई सिग्मा फिर सिग्मा, 2 सिग्मा आ गए, 2 सिग्मा आ गए, कॉन्जुगेशन ब्रेक मतलब रेजोनेंस नहीं होगा। यहां पे आ जाइए, पाई सिग्मा फिर सिग्मा, 2 सिग्मा आ गए, कॉन्जुगेशन ब्रेक मतलब रेजोनेंस नहीं होगा। यहां पे आ जाइए, पाई सिग्मा फिर पाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से हमने यहां पे पता लगा लिया कि सर यहीं पर रेजोनेंस होगा क्योंकि यहीं पर तो कॉन्जुगेशन है। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं क्लियर हो रहे हैं? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो ताकि हम और बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको बना के दे सकें, ताकि आपका सिलेक्शन इसी साल आसान हो सके। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच कंपाउंड डीलोकलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। सर डीलोकलाइजेशन मतलब रेजोनेंस, ठीक है ना। अब यहां पर उसने 4 मॉलिक्यूल दिए, सबको बनाना पड़ेगा, तो हम पहले वाले को ड्रॉ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, करा ब्यूटीन 2 है तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। अब पहले वाले को ही हम चेक करने बैठे, हमारी किस्मत जबर थी भैया। अब आपकी किस्मत जबर होगी तो आपको पहला वाला ऐसा मिल जाएगा एग्जाम में, वरना फिर थोड़ा चौथा वाला मिलेगा, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हमारी किस्मत जबर थी तो हमको ये मिल गया। अब इस पाई को चेक करो, क्या पाई कॉन्जुगेशन में किसी और के साथ है? भाई अगर पाई को कॉन्जुगेशन में होना है तो उसके लिए कोई दूसरा पाई हो, दूसरा निगेटिव हो, दूसरा पॉजिटिव हो, दूसरा लोन पेयर हो, दूसरा फ्री रेडिकल हो, तब तो कॉन्जुगेशन की बात होगी, तब तो हम आगे बढ़ेंगे। जब कुछ है ही नहीं तो इसमें कभी कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं। जब कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो क्या इसमें रेजोनेंस होगा? कभी नहीं होगा, कदापि नहीं होगा, कदाचित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आइए 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 सर, अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य यह है कि इन दोनों में जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें 2-2 पीस दे रखे हैं, इन दोनों में आपको बताना है कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए शर्त अभी बताई, 3 शर्तें। कौन कौन सी? पहली शर्त हमारे पास क्या होना चाहिए? सेम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना, सेम एटॉमिक अरेंजमेंट। अगर एटॉमिक अरेंजमेंट सेम है तो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, अदरवाइज वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगे। दूसरा क्या होना चाहिए? सेम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला याद रखो, कौन सा? सेम एटॉमिक अरेंजमेंट। चलिए आइए देखते हैं सेम एटॉमिक अरेंजमेंट। पहले वाले को चेक करो, इन दोनों को हम चेक करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में यहां पर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन है, यहां नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन नहीं है, मतलब एटॉमिक अरेंजमेंट सेम नहीं है, आगे पीछे हो गया। तो इसका मतलब ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कभी नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन में आ जाइए, पहला CH2, दूसरा CH, बॉन्ड मत देखो, एटम देखो, दूसरे नंबर पे CH, फिर तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन, बिल्कुल सही नाइट्रोजन, फिर एक इधर ऑक्सीजन, एक इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, बिल्कुल करेक्ट। यही हमारे पास क्या होगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। आपके लिए ये दोनों भी हम चेक कर देते हैं। पहले नंबर पे CH3, पहले नंबर पे CH3, दूसरे नंबर पर CO, दूसरे नंबर पर COH। गड़बड़ हो गया भाई साहब, गड़बड़ हो गया। एटम ने अपनी पोजीशन चेंज की तो फिर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगे, और कुछ भी हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकते भाई साहब वो। अगला देखिए, यहां पर ये CH3, यहां पर CH3, फिर CH, यहां पर CH2, यहां पर भी एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज हो गया। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए अगला बढ़ते हैं बेटा। कह रहा है 15th वाले क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है CH2 प्लस CH, CH2 कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई।
ये किससे एक्सप्लेन हो सकते हैं? इंडक्टिव से हो सकते हैं या रेजोनेंस से हो सकते हैं। बेटा अभी ये दो इफेक्ट आपको पढ़ाया नहीं है, पोलर वाला कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है हमारे पास परमानेंट इफेक्ट होता भी नहीं है। इन दोनों की अगर हम लोग बात करें, या तो ये इंडक्टिव से एक्सप्लेन हो सकता है या रेजोनेंस से। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर हो क्या रहा है, पाई सिग्मा पॉजिटिव। कॉन्जुगेशन बना कि नहीं बना? अगर कॉन्जुगेशन बन रहा है इसका मतलब उसको किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग? रेजोनेंस से कर सकते हैं। तो इसको हम लोग रेजोनेंस से ही एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? बहुत अच्छी बात है सर। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। हमसे पूछ यहां पे क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटा 1,2 ट्राईइन। इन तीनों में से, इन चारों में से कौन सा जो है हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा? किसका? ब्यूटा 1,2,3 ट्राइन। देखो ये बना हुआ है, ये हमारे पास है ब्यूटा 1,2,3 ट्राइन। इसका जो है इन ये तीनों में से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकता? ध्यान दीजिएगा, अगर चारों ऑप्शन को आप गौर से देखिएगा तो रेजोनेंस में क्या होता है? रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो जाता है, शिफ्टिंग हो जाती है, कंप्लीट शिफ्ट हो जाता है एक ऑर्बिटल से दूसरी ऑर्बिटल पे। ध्यान से समझिएगा, इस वाले ऑप्शन को चेक करिएगा। इस वाले ऑप्शन में ये बॉन्ड टूटा होगा, ये बॉन्ड टूटा होगा, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन तो यहीं रह गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन तो यहीं रह गया ना, मतलब इसमें कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ। अगर फ्री रेडिकल बन रहा है, पहले से बना हो वो अलग बात है, ठीक है ना। अगर फ्री रेडिकल बन रहा है इसका मतलब कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ, इसका मतलब यहां पर ये जो होगा ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं बेटा? डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ दें, उस पर हम एक वीडियो बना के आपको दे देंगे। 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट जो भी बनेगा वो हम आपको बना के दे देंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अमंग दीज कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बेटा कैनोनिकल स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट टाइप के हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, उनमें से सबकी स्टेबिलिटी सेम नहीं होती, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। अब किसकी कितनी ज्यादा होती है ये किस पे डिपेंड करता है? तो कुछ फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को आप जरा नोट डाउन करिएगा। पहले हम आपको 5 फैक्टर बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं चार्ज अनचार्ज। अगर हमारे पास कोई चार्ज मॉलिक्यूल है और कोई अनचार्ज मॉलिक्यूल है तो देखो सीक्वेंस याद रखना, तो आंख बंद कर करके हम क्या बोल देते हैं कि जो अनचार्ज होगा वही हमारे पास ज्यादा स्टेबल। जैसे अगर आपसे एग्जाम्पल के तौर पे 2 स्ट्रक्चर दिए जाएं, आपसे बोला जाए CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। नोट डाउन करते जाओ। दूसरा स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं CH2 CH डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा CH2, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव। इन दोनों स्ट्रक्चर में अगर कोई हमसे यह पूछ दे कि सर दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ज्यादा स्टेबल कौन है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों में अनचार्ज कौन है। बाकी सारी बातें बाद में देखेंगे। अनचार्ज कौन है तो हमको दिख रहा है फर्स्ट वाले पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी सेकंड वाले से ज्यादा होती है। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। सर दूसरे पॉइंट पे आएंगे तो कैसे बताएंगे? बेटा अगर हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल आ जा रहा है जिसके पास चार्ज और जिसके पास हमारे पास जो चार्ज है, दोनों के ही पास अगर चार्ज आ रहा है, तब हम क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, सेकंड नंबर पर हम लोग चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा सेकंड नंबर पर हम लोग चेक करते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब लोग कोवेलेंट बॉन्ड बताते हैं, आप लोग कोवेलेंट बॉन्ड चेक करने के चक्कर में आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है। हम जो बता रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, पाई बॉन्ड चेक कर लीजिएगा। जैसे CH2 प्लस ये OH,
आपको दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड OH और इस पे आ गया पॉजिटिव। इन दोनों में अगर हमको बताना हो कौन ज्यादा स्टेबल है, तो हमने देखा इस पे भी चार्ज, इस पे भी चार्ज, मतलब पहले पॉइंट से डिसाइड नहीं कर सकते, दूसरे पॉइंट से डिसाइड कर सकते हैं। कौन सा दूसरा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये कहता है कि जिसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। तो इन दोनों को चेक किया, हमने देखा इसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। क्लियर है नहीं क्लियर है? कोई डाउट वाली बात तो नहीं? हाँ या ना बोल के बताओ, बहुत अच्छी बात है। तीसरे नंबर पे आप ये चेक कर लीजिएगा, अगर मान लिया पाई बॉन्ड भी सेम आ जाए, किसी केस में पाई बॉन्ड भी सेम आ जाए, तब क्या देखते हैं, तब हम देखते हैं कि ऑक्टेट जो है कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, मतलब ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला होता है। कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ जाए तो ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इन दोनों में स्टेबल कौन हो जाएगा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ध्यान दिया, कोई डाउट वाली बात तो नहीं? फिर समझिएगा, पहले नंबर पर चार्ज अनचार्ज देखते हैं, दूसरे नंबर पर किसके पास पाई बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड भी सेम है तो देखते हैं कौन सा हमारे पास कार्बोकटायन है। जो कार्बोकटायन होगा वो लेस स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि उसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब चौथे नंबर पे क्या देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, चौथे नंबर पे देखते हैं नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोर स्टेबल। ध्यान देना, जो नेगेटिव चार्ज होगा, जरा देखना, नेगेटिव चार्ज मीना पर, मीना बोले तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो बेटा? ध्यान दीजिएगा, फिर समझिएगा, अगर हमारे पास नाइट्रोजन पर नेगेटिव हो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो, तो हम किसको ज्यादा स्टेबल मानेंगे, ऑक्सीजन वाले को। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीजन जो होता है वो नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नेगेटिव चार्ज मीना पर ज्यादा स्टेबल होता है। कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट अभी रुक के बताएंगे, थम के बताएंगे, इसी में बताएंगे, आगे क्वेश्चन बताएंगे, घबराना नहीं। पहले 4 पॉइंट को अपने मेमोरी में एकदम सेव करो। चार्ज अनचार्ज, पाई बॉन्ड, ऑक्टेट वाला, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मीना। क्लियर है नहीं क्लियर है? कोई डाउट वाली बात तो नहीं? चलिए अब इन तीनों ऑप्शंस को देखते हैं। कहते हैं इन तीनों को चेक करो कौन ज्यादा, इसका ऑप्शन बताओ, इसको अरेंज करो, कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, कौन कम स्टेबल है। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलिए 1 सेकंड के लिए आपको पॉज देते हैं और हम अपनी एसी चला लेते हैं। गर्मी लग रही है तो आप लोग बेटा इसको ट्राई करिए। चलिए अब आप लोगों का समय समाप्त हो गया, अब मैं ट्राई करता हूं। क्लियर है नहीं क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या देखेंगे, कोई अनचार्ज तो नहीं है। पहले वाले पे चार्ज है, दिख रहा है, दूसरे वाले में चार्ज दिख रहा है, तीसरे वाले में चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब पहले वाले से डिसाइड नहीं होगा। दूसरे पे आ जाइए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करो। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 1 2 1 2, ठीक बात है। पाई बॉन्ड भी सेम है, मतलब इससे भी हमारे पास डिसाइड नहीं हो पाएगा। फिर किस पे करेंगे बेटा, हमारे पास फिर ऑक्टेट टूल वाले से आते हैं। अब देखो इसमें कहीं पर भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब सबका ऑक्टेट भी पूरा है, इसका मतलब हम इससे भी डिसाइड नहीं कर पाए। तो किससे डिसाइड करेंगे, मीना जी से, मतलब नेगेटिव चार्ज से। नेगेटिव चार्ज चेक करें कहां कहां पर है, यहां ऑक्सीजन पर है, यहां कार्बन पर है और यहां नाइट्रोजन पर है। मतलब नेगेटिव चार्ज जहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। ऑप्शन बनेगा फर्स्ट, फिर हो जाएगा थर्ड, और फिर क्या हो जाएगा सेकंड। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड, बिल्कुल सही। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही हो। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन देखिए, करा है विच विल बी द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब बेटा हमने आपको चार बताए थे,
पांचवा बताने की जरूरत आन पड़ी है, यहां पर पांचवा वाला पॉइंट बताना जरूरी है। ध्यान देना, सीक्वेंस मत बिगाड़ना। पहले क्या देखोगे, चार्ज अनचार्ज। दूसरे नंबर पर क्या देखोगे बेटा, पाई बॉन्ड। तीसरे नंबर पर देखोगे हमारे पास इनकम्प्लीट और कंप्लीट ऑक्टेट। कौन ज्यादा स्टेबल होता है, कंप्लीट या इनकम्प्लीट? जाहिर सी बात है कंप्लीट ऑक्टेट। चौथे नंबर पर देखोगे नेगेटिव चार्ज ऑन मीना। पांचवें नंबर पर आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, पांचवें के हम दो पार्ट कर देते हैं। पहले नंबर पर हम अनलाइक करते हैं, अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव। अनलाइक चार्ज में डिस्टेंस जितनी कम होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। चमका? कोई डाउट तो नहीं है? एग्जांपल लेके बता रहे बेटा, जैसे हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर हैं, ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड ओ, इसके ऊपर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड ले लिया, और एक स्ट्रक्चर हमने ये बना दिया। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, भाई साहब बोले या तुम्हें डॉक्टर साहब बोले, कुछ तो बोलो भाई साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अभी आप डॉक्टर साहब हो, सिलेक्शन के बाद डॉक्टर साहब हो गए। इन दोनों स्ट्रक्चर को, फर्स्ट एंड सेकंड को, अगर आपसे पूछा जाए ज्यादा स्टेबल कौन है, तो देखो शुरू कहां से करोगे, पहले पॉइंट से करना। इन दिन पहले चेक करो कोई अनचार्ज तो नहीं है। भाई साहब इस पे भी बड़ा बड़ा चार्ज दिख रहा है, इस पे भी चार्ज दिख रहा है, यहां पॉजिटिव है भाई साहब। क्लियर है नहीं क्लियर है? दोनों पे चार्ज है, तो इसका मतलब चार्ज ऑन चार्ज से हम लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते। नंबर 2 पे आ जाओ, पाई बॉन्ड चेक कर लेते हैं। पाई बॉन्ड 1 2 3, 1 2 3, दोनों में पाई बॉन्ड सेम है, मतलब इससे भी डिसाइड नहीं हो सकता। फिर क्या करेंगे बेटा, फिर हम लोग कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्टेट देख लेते हैं, मतलब कहीं कार्बन पॉजिटिव पे तो नहीं, नहीं 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 नहीं, कहीं पे भी कार्बन पॉजिटिव पे नहीं, कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव। अच्छा, फिर हमारे पास चौथा आ जाता है। चौथे में क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। अब यहां पर नेगेटिव चार्ज कार्बन पर, यहां पर भी कार्बन पर, ले दोनों ही कार्बन है, इससे भी डिसाइड नहीं कर सकते। अब यहां पर देखेंगे जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उसकी डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस कम होगी उतनी मोहब्बत नहीं, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आप पॉजिटिव और नेगेटिव, जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाती है रिश्ता कमजोर, स्टेबिलिटी कमजोर, और जितना आप करीब आओगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो ध्यान देखना, यहां पर इनकी बीच की दूरी इतनी है और यहां पर इनके बीच की दूरी इतनी है, इनमें दूरी ज्यादा है अपोजिट चार्ज में। ध्यान देना, अपोजिट की बात कर रहे हैं, अपोजिट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। दोनों अगर पॉजिटिव आ गए करीब करीब तो गड़बड़ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे रखी है, लेकिन केमिस्ट्री ने इजाजत नहीं दे रखी है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, है समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इन दोनों में स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है नहीं क्लियर है? अच्छा, तो इसका बी पॉइंट क्या बता रहे थे सर? सर अभी यही बता रहे थे कि अगर कहीं लाइक चार्ज अगर एडजेसेंट आ जाते हैं तो स्टेबिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा घट जाती है। नेगेटिव नेगेटिव करीब करीब आ जाए, नेगेटिव और लोन पेयर अगर करीब करीब आ जाए तो स्टेबिलिटी बहुत 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 ज्यादा डिक्रीज कर जाती है। इसका मतलब जो अनलाइक चार्ज है उनकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और लाइक चार्ज जितने ज्यादा दूर होंगे उतनी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। पांचों पॉइंट समझ में आ गए? 5 के 2 वर्जन हो गए, ए और बी। याद रखना बेटा, सारे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट छोड़ नहीं रहे। आपके जो धुरंधर नोट्स हैं उन धुरंधर नोट्स में इसको डालिएगा बेटा। क्लियर है नहीं क्लियर है? इन पॉइंट्स को बढ़ा लीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखाए नहीं गए होंगे, जिनको लिखाए गए होंगे उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। क्लियर है नहीं क्लियर है? और जो टीचर्स ये हमारा जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी ये कृपया करके 5 पॉइंट्स पढ़ाया करें, वरना बच्चों के सवाल नहीं लगते। ठीक है, 5 पॉइंट फिर से रिवाइज कराइए। पहला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? पहला पॉइंट हमारे पास होगा चार्ज अनचार्ज। दूसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा? पाई बॉन्ड चेक कर लेंगे। तीसरा हमारे पास कंप्लीट इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो जाएगा। चौथा हमारे पास क्या हो जाएगा? चौथा हमारे पास जो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज मीना पर। और पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा? लाइक चार्ज जो होंगे शुड बी दूर, और जो अनलाइक चार्ज होंगे पॉजिटिव नेगेटिव शुड बी करीब, तब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है?
आइए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके जवाब को देते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है विच विल बी द लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल मतलब जो सबसे कम स्टेबल होगा, जाहिर सी बात है। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उनको हटा देते हैं। इन चारों को चेक करो, कोई इसमें अनचार्ज दिख रहा है? नहीं सर, सब में चार्ज है, मतलब चार्ज वाला पॉइंट अनचार्ज वाला नहीं लगाएंगे, दूसरे पे आ जाएंगे, पाई बॉन्ड वाले पे गिनते हैं। ध्यान देना, इसके पास एक पाई बॉन्ड है, इसके पास एक पाई बॉन्ड है, इसके पास एक पाई बॉन्ड है, इसके पास एक और एक दो पाई बॉन्ड है, इनके पास एक और एक दो पाई बॉन्ड है। मतलब जिनके पास दो दो पाई बॉन्ड है वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गए ना, वो तो ज्यादा स्टेबल हो गए ना। अरेंजमेंट तो नहीं कर रहे हैं, हमको लिस्ट बताना है, तो इसका मतलब इन दोनों में हमको सेलेक्ट करना है। अब क्या देखते हैं, हमने पाई बॉन्ड देख लिया, फिर हम देखते हैं इनकम्प्लीट और कंप्लीट ऑक्टेट। देखते हैं कहीं कार्बन पे पॉजिटिव तो नहीं, कार्बन पे पॉजिटिव यहां पर है, कार्बन पे पॉजिटिव यहां पर भी है, लो दोनों ही पास इनकम्प्लीट है। अब क्या करें, इससे भी डिसाइड नहीं कर सकते, तो हम देखते हैं नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पर, इस पे भी नेगेटिव चार्ज कार्बन पर, इसका मतलब इससे भी डिसाइड नहीं कर सकते। अब कौन सा हो गया, पांचवे का ए पॉइंट, पांचवे का ए पॉइंट, क्या पांचवे का है, अनलाइक चार्ज की डिस्टेंस कम होनी चाहिए। यहां पर अनलाइक चार्ज एडजेसेंट, यहां पर भी अनलाइक चार्ज एडजेसेंट, दोनों जगह पे एडजेसेंट आ गए। सर अब क्या करें, अब पांचवें का बी हमको ध्यान दीजिएगा बेटा, हम सीक्वेंस नहीं छोड़ेंगे, सीक्वेंस 1 से लेके 5 ए और उसके बाद फिर बी पे आएंगे। अब हमारे पास जो है बी वाला पॉइंट ये कहता है कि अगर लाइक चार्ज यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और लोन पेयर, ध्यान देना निगेटिव लोन पेयर करीब करीब आ जाए तो मामला गड़बड़ हो जाता है। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर आपको नहीं दिख रहा होगा, हमें दिख रहा है, इसलिए हमने बना दिया निगेटिव के बगल में लोन पेयर, स्टेबिलिटी घट जाएगी। मतलब फर्स्ट और सेकंड में किसकी स्टेबिलिटी कम होगी, फर्स्ट की। लीस्ट पूछा था तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए 19th को एक बार ट्राई करिए आप लोग, 19th को आप लोग एक बार ट्राई करिए, 19th को आप लोग एक बार ट्राई करिए। ये हमारे पास आइसोसाइनिक एसिड है, करा हैज फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, करा द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। फिर वही कहानी, चार्ज अनचार्ज, पहले सबसे ढूंढो कोई अनचार्ज तो नहीं है, फर्स्ट वाले पे कोई चार्ज नहीं, सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट वाला, ठीक ठीक। दूसरे नंबर पे आ जाओ, पाई बॉन्ड चेक करो, पाई बॉन्ड यहां पर दो बराबर बराबर है, पाई बॉन्ड से नहीं हो सकता। फिर किससे कर सकते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्टेट पर, कार्बन पे पॉजिटिव है, इस पे भी कार्बन में पॉजिटिव नहीं, यहां पर भी कार्बन में पॉजिटिव नहीं, मतलब इससे डिसाइड नहीं होगा। अब किससे हो जाएगा, अब नेगेटिव ऑन मीना, नेगेटिव चार्ज कहां पर है, नाइट्रोजन पर, नेगेटिव चार्ज कहां है, ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। सेकंड वाले ऑप्शन से अपना ऑप्शन मिला लीजिएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। सर अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताइए, कह रहा है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। फिर वही स्टेबिलिटी बतानी है। सबसे पहले क्या देखोगे, चार्ज या अनचार्ज, हम लोग देखेंगे कोई अनचार्ज तो नहीं है, पहला वाले पे कोई भी चार्ज नहीं, सबसे पहले सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फर्स्ट वाले पे हो जाएगी। सेकंड पे आ जाएंगे, पाई बॉन्ड चेक करेंगे, एक पाई बॉन्ड बराबर है, इससे डिसाइड नहीं आ जाएगा, नहीं होगा। थर्ड पे आ जाइए, हम लोग देखेंगे कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कार्बन पे पॉजिटिव तो नहीं दिख रहा, कार्बन पे पॉजिटिव दिख रहा है भाई साहब, इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है और इसमें कार्बन के ऊपर क्या है, निगेटिव है। ध्यान दे रहे नहीं दे रहे बेटा, तो इसका मतलब हमारे पास जो इनकम्प्लीट वाला होगा वो हमारे पास कम स्टेबल होगा और जो हमारे पास कंप्लीट वाला होगा वो कैसा हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है, शाबाश शाबाश शाबाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अरेंजमेंट तो आप कर ही लोगे ना, थोड़ा सा कंक्लूड करें, जल्दी करें, 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद आपका ये पूरा टॉपिक रेजोनेंस और इंडक्टिव खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल कंट्रीब्यूट मिनिमम टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। देखो
सवाल वही है, अंदाज अलग अलग है। ध्यान देना, यहां पर जो मिनिमम कंट्रीब्यूट पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कौन सबसे लीस्ट स्टेबल है। जो सबसे लीस्ट स्टेबल होता है वही क्या करता है, मिनिमम कंट्रीब्यूट करता है। बत्तियां समझ में आ रही है भैया? आइए आगे बढ़ते हैं। देखो अब पहले में चार्ज अनचार्ज देखो, तो सबसे पहले तो हमारे पास 1 वाला हो जाएगा, कोई चार्ज ही नहीं है। इन दोनों को चेक करो, इन दोनों को चेक करो, इन दोनों को चेक करो। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड किसके पास है, थर्ड के पास। हाँ या ना बोलो बेटा। उसके बाद हमारे पास कौन सा बचेगा, सेकंड वाला, लो आ गया। तो सबसे कम हमारे पास जो कौन कंट्रीब्यूट करेगा, सेकंड वाला करेगा। जो भी ऑप्शन होगा आप लोग अपना उसको देख लीजिएगा और लगा लीजिएगा। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिला था 2019 जेई में। ध्यान देना, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रोजन कभी लगी मिल जाए, नाइट्रोजन कभी एनिलीनियम आयन से बोलते हैं, नाइट्रोजन कहीं मिल जाए, तो पहले सबसे पहला काम यह करना कि नाइट्रोजन कहीं 5 बॉन्ड तो नहीं बना रहा। जिस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा होगा वो लीस्ट स्टेबल होता है। ध्यान देना, अगर देखो यहां पर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप लगा, यहां पर हमने NH3+ लगा दिया है। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब जैसे यहां पर एक स्ट्रक्चर आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा आप हमको ये बताइए, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा और इस पे कहा जाएगा ये हमारे पास पॉजिटिव है। अब पूछा जाएगा लीस्ट स्टेबल कौन है, बेटा यहां पर 3 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, ये आ गए 5, मतलब ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। अब इन सब में चेक करो 5 बॉन्ड कौन बना रहा है, नाइट्रोजन। तो आप देखिएगा थर्ड वाले को 2 2 4 और 1 5 बॉन्ड बना रहा है, मतलब सबसे कम यही स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल होता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों एग्जाम्पल हमने बता दिए, एनिलीनियम का भी बता दिया और हमने नाइट्रो ग्रुप का भी बता दिया। ध्यान रखिएगा, बेंजीन के ऊपर अगर नाइट्रोजन कहीं भी आपको दिख जाए तो लीस्ट स्टेबल पूछे तो सबसे पहले 5 बॉन्ड चेक करिएगा, जिसके पास 5 बॉन्ड होंगे वो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं बेटा? चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं भाई साहब। कह रहा है विच स्ट्रक्चर इज लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर कीटीन। कीटीन का सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होगा? सबसे पहले मोस्ट स्टेबल देखो, जिसके ऊपर चार्ज नहीं है वो मोस्ट स्टेबल है। मतलब हमारे पास एक तो 2 वाला हो गया और एक 3 वाला हो गया, ठीक बात है। अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड वाले देखते हैं। अब देखो हम लोग इसको पहले किससे देख चुके हैं, चार्ज अनचार्ज देख चुके हैं। दूसरा नंबर किसका आता है, पाई बॉन्ड का। 2 पाई बॉन्ड है, यहां पर कितना है, 1 पाई बॉन्ड, इसके पास 2 पाई बॉन्ड, इसके पास 1 पाई बॉन्ड। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये हमारे पास कैसा होगा बेटा, लीस्ट स्टेबल होगा, जो हमसे पूछा गया है। ऑप्शन हमको मिल गया। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 5 पॉइंट बताएं, याद रखना कभी कोई सवाल गलत नहीं हो सकता। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बढ़िया क्वेश्चन है, रेजोनेंस का बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर रेजोनेंस होता है कहीं पर तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ घटती है। एक बात लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। दूसरी बात, जिन जिन एटम्स के बीच में रेजोनेंस होता है उनकी बॉन्ड लेंथ जो हो जाती है वो बेटा सेम हो जाती है। 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट, रेजोनेंस आएगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, सिंपल सी बात, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी बात, जिन एटम्स में जहां जहां रेजोनेंस पाया जाएगा उन सबकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, सेम। अब कुछ बातें आपको बताने जा रहा है, कुछ डेटा बताने जा रहा है, ध्यान देखिएगा। अगर कहीं एल्केन मिले, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, 154 एंगस्ट्रॉम जो होती है इसकी बॉन्ड लेंथ होती है। अगर आपको डबल बॉन्ड मिल जाए तो ये हमारे पास 1.34 होता है, और अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो इसका डेटा हमें नहीं याद आ रहा है, ये तकरीबन 121 के आसपास होता है। और अगर कार्बन और हाइड्रोजन आ जाए तो ये 1.09 होता है, ये ध्यान रखिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर इन चारों को हम अरेंज करना चाहें तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी कार्बन हाइड्रोजन की, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की, और सबसे कम किसकी होती है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की। इसमें एक कैश पॉइंट और ध्यान दीजिएगा बेटा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप बेंजीन रिंग को देखो, बेंजीन रिंग को देखो, इसको इस तरीके से देखो, तो ध्यान देना, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। मतलब एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसीलिए इसमें क्या होता है? रेजोनेंस होता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब जब रेजोनेंस हो जाएगा तो इसमें जो कार्बन कार्बन, जितने भी कार्बन कार्बन है, सबकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, किसी की अलग अलग नहीं होगी। अब ये ना कहना कि सर यहां डबल बॉन्ड वाला है तो 1.54 होगा, सॉरी डबल बॉन्ड वाला है तो 1.34 होगा, सिंगल बॉन्ड वाला है तो 1.54, नहीं, इन सबकी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। दूसरी बात, जो बॉन्ड लेंथ होती है जो बॉन्ड लेंथ होती है रेजोनेंस आने से कम होती है, ठीक है ना? तो अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहां डबल भी है सिंगल भी है, तो इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ 1.39 आ जाती है, जो कि 1.54 से कम होती है और 1.34 से ज्यादा होती है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास इन दोनों के बीच में होता है, सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में होता है। डेटाबेस क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में काम आएगा। क्लियर है नहीं क्लियर? तो सबसे पहले एल्केन वाले को अरेंज करो, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ एल्केन की, उसके बाद बेंजीन की, उसके बाद एल्कीन की, उसके बाद एल्काइन की। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर ये है नहीं, लेकिन हमने आपको बता दिया ताकि आगे कोई क्वेश्चन आ जाए, आप लोग फंस जाते हो। हाइड्रोजन बहुत छोटा होता है, इसी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, आप लोग गलती कर देते हो, इसीलिए हमने यहां पे डेटा लिख दिया। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो सबसे पहले एल्केन C2H6, उसके बाद कौन होगा? C6H6, फिर हमारे पास कौन होगा? C2H4, और सबसे लास्ट में एल्काइन C2H2। बेटा ऑप्शन आप लोग मिला लीजिएगा, थोड़ा सा वर्क आप भी कर लीजिएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, अमंग दीज कंपाउंड विच वन हैज शॉर्टेस्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ। भाई साहब फिर वही बात, रेजोनेंस होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर लोन पेयर है, यहां पर भी एक बना रहे हैं, बाकी ज्यादा होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए एक बना रहे हैं। पाई सिग्मा लोन पेयर रेजोनेंस होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर रेजोनेंस होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर रेजोनेंस होगा। इसमें तो रेजोनेंस होगा ही नहीं, तो इन तीनों में रेजोनेंस हो रहा है। अब सर इन तीनों में सबसे कम कौन है? बेटा जहां पर अनहिंडर्ड रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस को कोई रोकने वाला नहीं होगा, वहां रेजोनेंस सबसे ज्यादा होगा। तो इन तीनों में देखो, इसमें कोई रेजोनेंस रोक नहीं सकता, और कोई ग्रुप ही नहीं जुड़ा हुआ है, कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, तो अनहिंडर्ड रेजोनेंस यहां पर है, सबसे ज्यादा रेजोनेंस यहीं पर होगा, सबसे ज्यादा रेजोनेंस होगा तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसी की हो जाएगी। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कराया है 26 क्वेश्चन कराया, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट हमको सेलेक्ट करना है। कराया है ऑल कैनोनिकल मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म्स ऑलवेज कंट्रीब्यूट इक्वल टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। गलत बात, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है, हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी अलग अलग होती है, जिसकी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है उतना ज्यादा वो क्या करता है बेटा? कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर वो हमसे कह रहे हैं इन बोथ इथेनमीन और इथीनमीन नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज। बना के देख लेते हैं बेटा, CH3 CH2 NH2, ठीक बात है। यहां पे आ जाएगा इथीन अमीन, क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? NH2।
अगर आप नॉर्मली देखोगे तो बेटा ये हमारे पास लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है। अगर देखोगे ये आपको लगेगा सर ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसको चेक करोगे तब भी आपके मन में एक बार आएगा सर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होता है। सर क्यों नहीं होता है? क्योंकि पाई सिग्मा लोन पेयर ये हमारे पास लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाता है, जैसे ही लोन पेयर उधर शिफ्ट हो जाएगा रेजोनेंस में चला जाएगा, वैसे ही ये sp3 से sp2 बन जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत। फिर कह रहे हैं ऑल CO बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बोनिक एसिड आर इक्वल। बना के देख लेते हैं बेटा, कार्बोनिक एसिड में C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, और ये हमारे पास OH हो जाएगा। ध्यान देना यहां पर कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा। रेजोनेंस का इसमें होता है आयन में होता है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसकी सारी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होंगी, अलग अलग होगी। क्लियर नहीं क्लियर? इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी क्या है? गलत। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है इन दिस डज नॉट exhibit resonance because it is not a conjugated system। बिल्कुल सही। कॉन्जुगेटेड कहां है भाई? पाई के जस्ट बाद पाई आ गया, बीच में सिग्मा होना चाहिए ना। सिग्मा होता तो कॉन्जुगेटेड बीच में होता ना, तो रेजोनेंस होता। इसका मतलब यही ऑप्शन सही बताया गया है। क्लियर है नहीं क्लियर है? कोई डाउट वाली बात तो नहीं? चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। इसका जवाब आप लोग जो है हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभी तक जो कॉन्सेप्ट बताया है उसी के अकॉर्डिंग जो है ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो मीजोमेरिक का आएगा। किसका आएगा बेटा? मीजोमेरिक का आएगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन का आएगा, और उसके बाद एरोमेटिसिटी का आएगा। इस तरीके से जितने कॉन्सेप्ट हैं सारे पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर एक जगह इनके एप्लीकेशंस पढ़ लेंगे। बेटा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने दोस्तों को भेजें, और जिन जिन को ज़रूरत है या नहीं भी ज़रूरत है सबको भेज डालो। ठीक बात है? चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच।